ओके, इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर लिखा है कि कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 0.50 हेनरी है और इसके साथ एक रेसिस्टेंस लगा हुआ है और एक सोर्स है कितना 240 वोल्ट का 50 हर्ट्ज दिया गया है। सबसे पहला सवाल इसमें पूछा गया आई मैक्स कि आई मैक्स का वैल्यू कितना होगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट लगाएंगे। आई मैक्स इक्वल टू यहाँ से क्या लिख देंगे वी मैक्स बाई जेड। वी इक्वल्स टू जेड, जेड हो जाएगा यहाँ से कितना जेड इक्वल्स टू आप लिख दीजिएगा यहाँ से अंडर रूट एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। पहला काम तो ये खत्म हो गया। पहला क्वेश्चन आपको ये निकालना है। तो एक्स एल वहाँ से निकाल लीजिए। एक्स एल का वैल्यू कितना होता है शायद ओमेगा एल। ओमेगा एल सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ से जेड निकालो, जेड निकल जाएगा। इम्पीडेंस का वैल्यू निकल गया। वहाँ से आई मैक्स अगर आप निकालिएगा तो आई मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बी मैक्स अपॉन जेड हो गया। ठीक, तो वहाँ से जेड वगैरह कैलकुलेट कर लो, वो निकल जाएगा, वो कैलकुलेट हो जाएगा वहाँ से। उसके बाद हम लोग को इसमें क्या कैलकुलेट करना है देख लीजिए। उसमें जो सेकेंड नंबर है बी नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ना, तो क्या पूछा व्हाट इज़ द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड द करंट मैक्सिमम। तो हम लोग पढ़े थे कि सिर्फ रेसिस्टिव सर्किट में ही वी और जो आई होता है इसके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, बाकी दोनों भी होता है ना। मतलब कि आरसी सर्किट है या सब में तो उसमें लैग होता है। ठीक, तो लैग कहने का मतलब कि फाई का टर्म हम लोग को चाहिए है कि नहीं, कि कितना फाई का टर्म आ रहा है। तो फाई को टर्म कैलकुलेट करने के लिए हम लोग वहाँ से कहाँ से निकालेंगे, ध्यान रखना है कि वो टाइम उसमें ये भी नहीं 5 फेज डिफरेंस पूछ रहा है, टाइम लैग बताइए कितना होगा। तो टाइम लैग अब सोच हमको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि टाइम लैग का रिलेशन है कहाँ पे। तो हम लोग जानते हैं, सोच के देखिए हमारे पास रिलेशन क्या है। तो फाई इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा टी। ठीक, फाई इक्वल्स टू लिखा जाता है ना ओमेगा टी, यहीं से आते हैं इक्वेशन हम लोग यहीं से लिखते हैं इस चीज़ को। अब सोच के देखो जब ये इक्वेशन लिखा जाता है फाई इक्वल्स टू ओमेगा टी, तो ये बात कहाँ से आया होगा, क्या ये रिलेशन हम लोग लिखेंगे। तो इसमें सोच के देखो कि चूँकि एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसका हमको पता है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू लिखते हैं नहीं फाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाई बाई टी होगा। अब सवाल है कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहाँ से लिखेंगे। तो देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो फ्रीक्वेंसी से क्या कर लेंगे हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। और फाई कहाँ से निकलेगा, तो फाई निकलेगा tan फाई से। tan फाई से, tan फाई का वैल्यू कितना होता है याद करिए। तो इस केस में कितना लिख देंगे ओमेगा एल अपॉन आर, एक्सएल अपॉन आर या एक्सी अपॉन आर लिखते थे याद करो। तो यहाँ से क्या निकलेगा एक्चुअली में फाई। ठीक, और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा टी। तो यहाँ से वैल्यू निकलती है, यहाँ से टी को अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा फाई बाई ओमेगा। और फाई का वैल्यू कितना लिख देंगे देख लो tan इनवर्स ओमेगा एल बाई आर डिवाइडेड बाई ओमेगा। जहाँ तक रहा सवाल कि बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन को पूछने का, तो बोर्ड में अगर ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ना तो tan फाइव अगर ये इस का जो वैल्यू होगा वो इतना इस तरीके से अरेंज करके दिया हुआ रहेगा तो उसको कैलकुलेट करना सबसे आसान होगा। ठीक, इस डेटा में तो हम कैलकुलेशन तो इसमें करेंगे नहीं, तो इसमें tan फाइव इक्वल्स टू ओमेगा जो दिया हुआ है और एल का वैल्यू जो दिया हुआ आर, इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद अब कोई स्टैंडर्ड एंगल आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो चेक करना पड़ेगा। ठीक, तो ये रिलेट ध्यान में रखना है कि करना है, मतलब उसमें ऐसा नहीं है कि उसको फिर इसकी मतलब छोड़ देना है, वैसे कि सॉल्व करना पड़ेगा। तो बोर्ड में अगर क्वेश्चन पूछा ना, तो हालांकि बोर्ड में तो हमको नहीं लगता है कि टाइम लैग पे कोई क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, बट अगर पूछा ध्यान रखना है कि ये चीज़ करना है। साथ ही साथ यहाँ से जो एंगल निकल के आएगा उसको फिर रेडियन में बदल देना है, रेडियन में, है ना। तो रेडियन में उसको कैलकुलेट कर दीजिएगा तो अपने आप, क्योंकि जो चीज़ आएगा वो डिग्री में आएगा, तो वहाँ से उसको रेडियन में कैलकुलेट कर देना। रेडियन में कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ निकल के आ जाएगा। जब भी फेज डिफरेंस पूछा जाएगा तो यही चीज़ हम लोग, अब है कि वो फेज डिफरेंस जैसे देखो इसमें क्या ना लिखा ना टाइम लैग बिटवीन, मतलब कि जैसे देखो जैसे साइन एक्स का ग्राफ बनाया ऐसे करके, ठीक, इसमें ग्राफ बनाया ऐसे करके, तो इसमें क्या है कि ये वाला फंक्शन जैसे जो भी है इसको ए कॉस का फंक्शन हो गया ना ये, और ये हो गया साइन का, साइन एक्स और कॉस एक्स।
तो देखो साइन अभी बढ़ के मैक्सिमम होगा उतना देर में ये वाला, तो ये तो शुरू में ही मैक्सिमम था और साइन का अब जाके मैक्सिमम होगा। तो वही पूछ रहा है कि कॉस वाला पहले ही मैक्सिमम हो चुका था, तो साइन जब मैक्सिमम होगा तो इसके बीच में कितना गैप होगा, इसके बीच में कितना गैप होगा, ये ठीक। तो ये तो साइन कॉस के बीच में हमको पता है कि पाई/2 का अगर हम लोग लिखते हैं ना एक्सप्रेशन तो बनाना आसान है, लेकिन यहाँ पे हमको थोड़ी ना पता है कि सब कुछ पाई जो पाई/2 ही होगा। इसमें पहला में क्या करना, आई मैक्स निकालिए, जेड कैलकुलेटेड है। फिर पूछा कि बताइए टाइम लैग बताइए किसके किसके बीच का, वोल्टेज मैक्सिमम एंड करेंट मैक्सिमम। ठीक, आपको पता है कि tan फाई होता है उस दोनों, क्योंकि फाई ने फेज दोनों के बीच में फेज डिफरेंस यही होता है ना। और ये सब ध्यान रखना है कि जहाँ भी इस तरीके के क्वेश्चन आ गया ना उसमें सब सर्कुलर मोशन जैसा फार्मूला लगता है। सर्कुलर मोशन होता हम ये नहीं कह रहे, उसके ज़्यादा फार्मूला लग सकता है। तो पहले हम लोग निकाले tan फाई, क्योंकि फेज डिफरेंस तो पता चलना चाहिए ना कि इसको और इसके बीच में कितना का मैक्सिमम वोल्टेज और मैक्सिमम करंट के बीच में कितना का फेज डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस यहाँ से निकलेगा और उसके बाद हम लोग को फाई इक्वल्स टू किससे कंपेयर कर देंगे, ओमेगा टी से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसमें लिखा है क्या कि रेडियो कैन ट्यून ओवर, एक्चुअली में ये जो कॉन्सेप्ट है रेडियो में लगता है, इसके लिए ना थोड़ा सा काम करो, एनसीईआरटी में, ठीक है, रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस, उसमें ये टॉपिक थ्योरी इसका बहुत अच्छे से लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, उसको एक बार 1 से 2 बार पढ़ जाओ, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा और उसमें बाकी जो थ्योरी है क्या है समझ। देखो होता क्या है एक्चुअली में कि जो रेडियो होता है ना उसमें जो रोटेटर लगा हुआ है जिसको हम लोग पकड़ के घुमाते हैं, उसके स्क्रीन पर एक ऐसा होता है और ये मूव करता है। तो एक्चुअली में जब हम लोग इसको घुमा रहे होते हैं ना तो इसके अंदर का जो कैपेसिटेंस है ना वही चेंज होता है। इस क्वेश्चन को को बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि हमको उस चीज़ का नॉलेज हो, बट ये वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ अ पोर्शन ऑफ मीडियम मेगा वेव, कौन मीडियम वेव को MW, ठीक, ब्रॉडकास्ट बैंड 800,000 किलो हर्ट्ज से लेके 1200 किलो हर्ट्ज तक है, ध्यान रखना 800 किलो हर्ट्ज से, ठीक। ये दिया हुआ क्या फ्रीक्वेंसी का रेंज, कि अगर किसी रेडियो में हम लोग को ट्यून करना है तो फ्रीक्वेंसी का जो रेंज होना चाहिए वो इतना होना चाहिए, इसी रेंज में। इससे इधर भी बात तो नहीं हो पाएगा ट्यून, इससे इधर भी तो ट्यून नहीं हो पाएगा। अब बोल रहा है कि अगर कोई एलसी सर्किट है, ठीक, कोई भी एलसी सर्किट है जिसका इफेक्टिव इंडक्टेंस दिया हुआ हम लोग को कितना 200 माइक्रो हेनरी, पूछ रहा व्हाट मस्ट बी द वेरिएबल कैपेसिटर, रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। बोल रहा है तो ये कैपेसिटर का वैल्यू कहाँ से कहाँ होना चाहिए, क्योंकि हमको पता है, ध्यान रखिए, जैसे याद करो ट्यूनिंग तब होगा जब रेजोनेंस होगा, ये तो हम बता चुके हैं। तो ओमेगा इक्वल्स टू लिखते हैं 1/√LC, समझते हैं पहले इसको। तो एल तो फिक्स हो गया और ओमेगा इक्वल्स टू लिखते हैं कितना 2πf, तो एफ का तो रेंज दिया हुआ है ना, तो एफ का वैल्यू जब हम लोग ये रखेंगे तो सी का एक वैल्यू आएगा, इसी एफ का वैल्यू जब हम लोग ये रखेंगे तो सी का और एक वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब 800 अगर 800 पे ट्यून कर गया तो उस पर भी साउंड हमको सुनाई देगा, 1200 पे ट्यून कर गया तो वहाँ भी सुनाई देगा, लेकिन 800 के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होगा वही 1200 के करस्पॉन्डिंग तो नहीं होगा ना, ध्यान रखना है इस बात का। 800 के करस्पॉन्डिंग कुछ और होगा और 1200 के करस्पॉन्डिंग कुछ और होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कैपेसिटर का भी अपना 2 वैल्यू है और 2 वैल्यू होगा वही उसका क्या होगा, रेंज होगा, सही। अब एक इसको बनाना कैसे है, तो सिंपल है, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, और ये क्या है लिखा हुआ उसमें ना कि रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी। ट्यून कहने का ही मतलब होता है कि जो रेडियो में जब हम जैसे आवाज़ नॉइज जैसा आते रहता है, पर्टिकुलरली जैसे 98.3 पे जाएगा तो जो पर्टिकुलर म्यूजिक है वो या जो भी चल रहा होगा प्रोग्राम वो हमको सुनाई देता है, डेट इज़ ट्यूनिंग। उसी तरीके से जैसे ही हम लोग चेंज करेंगे तो रोटेटर से, जैसे मान लो कि यहाँ से हम लोग चेंज किए तो फ्रीक्वेंसी, इसमें कैपेसिटर का 2 वैल्यू है ना, जैसे मान लो C1 और C2,
इसको हम लोग लेके गए कहाँ पे, C1 पे, तो जो हम घुमाते थे उसके अंदर कैपेसिटी चेंज होता है। जैसे ही C1 के कोरस्पॉन्डिंग गया 800 पे मैच करा, तुरंत आवाज़ सुनाई देने लगा। जैसे ही C2 पे जाएगा 1200 से मैच करेगा, तुरंत सुनाई देगा। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग कैलकुलेशन में ध्यान रखना क्या कर देना है। तो यहाँ पर एक्चुअली मैंने रेंज एक फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, यहाँ रेंज दे दिया है फ्रीक्वेंसी का। तो बस अब हो गया, काम खत्म है। 2 रेंज दिया गया है, कितना है, एक है 800 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज दे दिया है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी 1, और एक आपके पास 1200 इंटू 10⁻³ हर्ट्ज है, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी 2। और एट रेजोनेंस हम लोग जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू क्या होता है, 1/√LC, यही टर्म लिखा जाता है ना, हाँ ठीक है। अब 1/√LC हो जाएगा, और ओमेगा के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 पाई और f, ठीक है। तब यहाँ से अगर हम लोग टर्म लिखें तो कितना हो जाएगा देख लो, 1/4 पाई f², और यहाँ लिख सकते हैं हम लोग L, और यहाँ हो जाएगा आपके पास C। देख लीजिए यही टर्म आएगा आपके पास, ये कांस्टेंट है, ये सभी क्या कांस्टेंट है, बट फिर भी है कि हमको वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा ना। वैल्यू निकालने के लिए हम लोग को ये चीज़ लिखना पड़ेगा। तो देखो 4 पता है, पाई पता है, f² है, तो f² लिख लेंगे। f का वैल्यू कहाँ से लाएंगे, तो एक बार यहाँ पे f1 रखेंगे, तो f1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, C1, और f2 रख देंगे तो f2 के कोरस्पॉन्डिंग C2। ये जो C1 और C2 का जो वैल्यू आएगा इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, रेंज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये ट्रांसफार्मर से रिलेटेड है। याद करो ट्रांसफार्मर बताए होंगे, एक प्राइमरी सर्किट और सेकेंडरी सर्किट, ऐसे करके। और बोल रहे होंगे कि इधर से जो सोर्स है वो जनरेट होता है, और इधर लोड रेसिस्टेंस निकलता है, मतलब हम लोग जो यूज़ करते हैं सो। तो यहाँ पे एक टर्म भी होगा ना, प्राइमरी सर्किट के कोरस्पॉन्डिंग, तो लिखते भी थे कि अगर सेकेंडरी के केस में आपके पास वोल्टेज VS है और IS है, और यहाँ पर अगर इनपुट वोल्टेज क्या है, VP और IP। प्राइमरी के कोरस्पॉन्डिंग ये लिखा जाता था, ये सेकेंडरी के कोरस्पॉन्डिंग 1 2 या किसी भी से लिख सकते हैं। बोले थे कि जब एनर्जी लॉस नहीं होता है तब ये पावर, इनपुट पावर और आउटपुट पावर दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, और 60 वाट लोड कहने का मतलब कि लोड यहाँ पे लगा, तो ये क्या हो गया आपके पास, सेकेंडरी का पावर हो गया, डेट इज़ PS, सेकेंडरी का पावर। लोड मतलब कि वो 60 वाट लिख दिया यहाँ से। कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफार्मर विच प्राइमरी ड्रॉज लाइन वोल्टेज, लिखा है पर करंट ऑफ इतना फ्लोज इन द लोड, लिख रहा है कि अगर करंट में लोड में जो करंट है 0.54 है, डेट इज़ I/S दिया हुआ है कितना, 0.54, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, बोल रहा है प्राइमरी कॉइल में करंट निकालिए। तो सबसे पहले तो इसमें दो ही डेटा दिया है, तो सोचो PS और IS दिया हुआ है, इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि P = VI होता है, तो यहाँ भी ऐसे लिखो, यहाँ भी ऐसे लिखो, तो VS निकल जाएगा। VS = लिख दिया कितना, 60/0.54, ये निकलेगा क्या चीज़ आपके पास, VS, ठीक। अब VS निकलेगा आपके पास, यहाँ से अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 60 1 2 और /54, ऐसा टर्म आ जाएगा आपके पास। 60 वाट ही दिया, 0.5, हाँ ठीक है, 60,000/54 हो गया। इसको डिवाइड वगैरह कर लेंगे, ठीक, डिवीजन जब पता कर लेंगे तो लगभग कितना होना जाना चाहिए, 100 से प्लस होना चाहिए ये चीज़, 5400 हो जाएगा। अगर ऐसे करेंगे तो 540, हाँ ठीक है। इसका वैल्यू जो भी है आप कैलकुलेट कर लो अपना, 100 के ऊपर आना चाहिए, ठीक। अब सोचो यहाँ जो हमारे पास वोल्टेज है ना, वो कितना है, इसमें तो गिवन है नहीं, लिखा ना 60 वाट कनेक्टेड टू इतना, करंट अब इतना, ओके। अब इसमें देखो ना, एक्चुअली में इसका जो भी वैल्यू कैलकुलेट करिए, ये ऑन एन एवरेज समथिंग इसी के आसपास आएगा, 100 प्लस के आसपास में आएगा, 110 115 ऐसा कुछ आना, ठीक है। अच्छा इसमें जो एक वर्ड ये यूज़ किया है, देख लो किधर गया, लाइन वोल्टेज, यहाँ पे है कि नहीं। लाइन वोल्टेज को ध्यान रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में दिया हुआ हो डायरेक्ट ट्रांसफार्मर के किसी क्वेश्चन में, इसका मतलब कि हम लोग को प्राइमरी वोल्टेज जो है 220 लेना है,
प्राइमरी को जब वोल्टेज लेना है ना, कितना लेना है 220, ठीक। बहुत कम क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ रहता है, तो वहाँ से इसको 220 आपको काउंट कर लेना है। हम अभी वही चेक कर रहे थे, क्योंकि डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा फिर। तो लाइन वोल्टेज का क्या मीनिंग है यहाँ पे, ठीक है, बन जाएगा। अब देखो ये 110 115 के आसपास आ रहा है, दैट इज़ क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी में। और प्राइमरी कितना है इसके पास, तो प्राइमरी है इसके पास 220। इसका मतलब है कि प्राइमरी के कोरस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज है वो क्या है, ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंडरी। प्राइमरी में वोल्टेज क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब हो गया कि कौन सा हो गया, स्टेप, याद करो, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसको ध्यान से एकदम याद कर जाइए, इसको क्या बोलेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि सेकेंडरी में क्या है, कम है, ठीक है। अब हम लोग को क्या निकालना था यहाँ, कमेंट ऑन द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। व्हाट इज़ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल, तो प्राइमरी कॉइल में अगर लिखना है तो हमको चूँकि क्या क्या पता है, देखो VS पता है, VP पता है और IS पता है, IP चाहिए, ठीक है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर ही हम लोग को पढ़ना है। आइडियल ट्रांसफार्मर, उस केस में इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर होगा कि नहीं, तो वहाँ से लिखिएगा ना VS और IS इज इक्वल्स टू, सॉरी क्या लिख दें, हाँ ठीक है, VI VP और कितना IP, और यहाँ से अगर हम लिखेंगे IP इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, VS बाई VP इंटू IS, ठीक है। अब यहाँ से VS निकल जाएगा, VS शायद जो भी 110 वैल्यू जो भी आ रहा है सो पुट कर दो। प्राइमरी है तो लाइन वोल्टेज है तो 220 इंटू IS कितना था, क्वेश्चन है शायद दिया, IS कितना 0.54, तो इसके जगह पर कितना पुट कर दो 0.54, ये निकल जाएगा आपके पास करंट इन। अच्छा देखो ध्यान से, ट्रांसफार्मर वाले में ना यही फार्मूला काम में आएगा, बस एक यही फार्मूला आता है, ठीक है। फार्मूला एक ये ध्यान रखना, बोर्ड के लेवल पे न्यूमेरिकल अगर आया तो ये P इनपुट इक्वल्स टू P आउटपुट, ये रिलेशन आपको ध्यान रखना। और इसको एक रिलेशन फार्मूला किससे रिलेट होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्न्स, याद है नंबर ऑफ टर्न्स के N1 ग्रेटर देन N2। तो अगर क्वेश्चन में एग्जाम में अगर मान लो कन्फ्यूज हो गया तो ये दोनों फार्मूला लिखिए, उसके बाद डेटा लिखिए क्या क्या दिया हुआ है, और उस डेटा से जो जो चीज़ कैलकुलेट हो सकता है सब कैलकुलेट कर दिए। तो इसमें हम लोग क्या किए, PS ये दोनों पता था, यहाँ से हम लोग VS निकाल दिए, और उसके बाद किस पे सोचे, VP पे। तो लाइन वोल्टेज का मीनिंग ये है, बट बहुत रेयर है, मतलब ये चीज़ की ऐसा कोई वर्ड यूज़ कर देगा नया सा जो कि आप नहीं सुने हो एग्ज़ाम में। वहाँ से हमको VP मिल गया। अब VP जैसे ही मिला तो फिर आइडियल ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट लगा दो, वहाँ से जो डेटा निकल रहा होगा अपने आप निकल जाएगा, ओके। ये देखो ये बेसिक डेफिनेशन पूछा है, ये हम लिखवाए तो नहीं होंगे कभी, बट आज रैंडम बोलते हुए रहते थे क्लास में, याद करो। जैसे उसमें क्या पूछा है, एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब होता है, ध्यान रखना है। 50 हर्ट्ज, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ये होता है ना। बोल रहा है क्या कि एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बिकम्स 0 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का जो मीनिंग होता है ना, ठीक, ये होता ही यही है कि 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, ये कितना होगा, 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। डेफिनेशन ही है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर सेकेंड, दैट इज़ 1/t लिखते हैं फ्रीक्वेंसी। तो 50 साइकिल है, और अगर हम लोग साइन वेव बनाना चालू करें ऐसे करके, ठीक है, ऐसे, तो एक देखो ऐसे ये सब क्या है, एक साइकिल है कि नहीं। अच्छा इसको काउंट नहीं करते, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, तो अभी थोड़ी ना चेंज करेगा। तो एक बार यहाँ 0 होगा और एक बार यहाँ, अच्छा यहाँ भी डायरेक्शन चेंज होगा और यहाँ भी डायरेक्शन चेंज, ध्यान रखना है। यहाँ से ये देखो ये पॉजिटिव में था कि नहीं, और यहाँ से फिर ये 0 होगा, फिर एक बार डायरेक्शन चेंज करा, फिर मैक्सिमम पे गया, फिर 0 एंड सो ऑन ऐसे चलते रहेगा, ठीक है। तो ध्यान ये रखना है कि इस क्वेश्चन में पूछा है कि कितना, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बिकम्स 0, ठीक है, 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है ना 100 टाइम्स, हाँ ठीक है, तो एक साइकिल में कितना है, 2 बार है ना, एक यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, फिर यहाँ और यहाँ, सो ऑन। तो एक साइकिल में 2 बार, तो
50 साइकिल में कितना, 50 × 2 बार दैट इज 100 बार, 100 टाइम्स। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पूरा एकदम इसका यही कॉन्सेप्ट, जितना फ्रीक्वेंसी दिया हो रहता है उसके मल्टीपल टाइम्स में क्या होगा वो, ठीक, ऑन ऑफ होता है, उसमें चेंज होता है। तो लिखा ना, एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज बिकम्स 0 100 टाइम्स इन 1 सेकेंड। तो 0 का करंट 0 होता होगा, तो बल्ब अगर 50 हर्ट्ज होगा ना, ठीक, जैसे इंडिया में 50 हर्ट्ज ही है, तो जो बल्ब जल रहा होगा वो बल्ब 1 सेकेंड में 50 बार सोचो ऑन ऑफ होता है। कितना हाई फ्रीक्वेंसी है, हम लोग तो डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या पूछा है कि अल्टरनेटिंग करंट चेंज डायरेक्शन एंड बिकम्स 0 ट्वाइस इन अ साइकिल। ठीक, तो ये बात तो ठीक है, सही है कि 0 जो है ना वो होता है, ठीक, 2 बार 0 होता है कि नहीं। डायरेक्शन चेंज का बात है, तो अगर हम लोग ऐसे करके साइन, अगर यहाँ से ऐसे करके ये बनाए, या सपोज करो ऐसे भी करके अगर तुम इसको बना लो, तो यहाँ से ये तो चीज़ ध्यान रखना है, सब प्लस 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 करंट है, डायरेक्शन यहाँ चेंज हुआ, नेगेटिव हुआ, ये पूरा नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ क्या, फिर यहाँ से नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हो जाएगा एंड सो ऑन, ये चलते रहेगा ना। तो प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर प्लस और माइनस, यही अल्टरनेट चलते रहेगा। तो इसमें डायरेक्शन देखेंगे हम लोग कि डायरेक्शन को चेक करना, तो एक साइकिल में देख रहे हैं कि एक बार क्या हो रहा है यहाँ प्लस और एक बार क्या हो रहा है माइनस। ओके, अब देखेंगे इसमें कि ये प्लस माइनस ये सीक्वेंस चलते जा रहा है, लेकिन डायरेक्शन कब कब चेंज हो रहा है। तो ये इसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होता, इसमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज होता है। डायरेक्शन चेंज होगा यहाँ पे, इस पॉइंट पे, यहाँ पे चेंज हुआ, फिर डायरेक्शन कब चेंज हुआ, देखो यहाँ पे माइनस से प्लस हो गया कि नहीं। तो एक साइकिल में जैसे यहाँ और यहाँ हम देख रहे हैं ना, तो एक साइकिल में काउंट करेंगे तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, फिर अगले साइकिल में देखो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, इसके आगे और अगर चला जाए तो एक बार यहाँ पे आ जाएगा, एक बार यहाँ पे आ जाएगा। तो देखो टोटल कितना हो गया इसमें, 2, जैसे 1 2 फिर 3 4 फिर 5 6, तो 3 साइकिल में कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। ठीक, तो इस रीजन भी सही है और असर्शन भी क्या है, सही है। तो पॉइंट यहाँ से कंक्लूड कर जाना है कि अगर फ्रीक्वेंसी पता रहेगा 2 से गुना करो, निकल जाएगा क्या चीज़, उतना बार 0 हुआ है उतना बार इसका साइकिल भी चेंज हुआ है। ठीक है, वो चीज़ हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन जो है ना जिसमें कि शायद वो एवरेज वाला जो है रूट मीन स्क्वायर करके है। ठीक है, देखो हम लोग एक्चुअली में जब लिखते हैं, हालांकि ये क्वेश्चन का बोर्ड से उतना कोई रिलेशन है नहीं, स्क्वायर वेव है ये सब कोर्स में भी नहीं दे दिया होगा उसमें। तो जैसे ये करंट है तो हम लोग लिखते हैं ना I = I0 sin ओमेगा टी, ऐसा करके लिखा जाता है। इसका एवरेज कैलकुलेशन हम लोग करवाए होंगे क्लास में। एवरेज कैसे निकालना, आरएमएस कैसे निकालना, आरएमएस मतलब क्या हो जाएगा, प्लस रूट मीन स्क्वायर। और याद करो ये सब बोले थे कि इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले इक्वेशन चाहिए, जैसे यही वाला ग्राफ अगर इसको ऐसे कोई बना दिया, आप बोला इसका रूट मीन स्क्वायर निकाल के बताइए, तब मेथड समझाते कि पहले स्क्वायर करिए, तो स्क्वायर करिएगा तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं, स्क्वायर, फिर इसका मीन निकालिए एवरेज, और फिर उसका एवरेज निकालिए और उसका फिर रूट कर दीजिए। तो याद करो जो हम लोग लिखते थे उस वाले टर्म में I = I0 में, तो अंडर रूट आ जाता था पूरा, I0 sin स्क्वायर ओमेगा टी या बाई ओमेगा टी करके कैलकुलेट किया जाता था, नीचे भी लिखते थे इंटीग्रेशन dt। तो जब तक इक्वेशन नहीं पता रहेगा तब तक हम लोग उसको नहीं बना सकते हैं। तो उसमें क्या है पता है, उसमें सबसे पहले इक्वेशन लिखिए, अब उसका पूरा वो जो इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसका पूरा इक्वेशन लिखिए। तो कोर्स में है नहीं, उस पर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है भी नहीं अभी, ठीक, क्योंकि उसमें इक्वेशन अगर दिया रहेगा तो सबसे पहले हम लोग को इक्वेशन लिखना पड़ेगा उसमें। तो इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन लिखने के बाद फिर क्या करिए, अच्छा उसमें भी ध्यान क्या देना होता है कि ऐसा इक्वेशन लिखना है जिसमें कि वो पूरा सब चीज़ को जस्टिफाई कर दे। जैसे उसमें पहले था शायद +2, फिर था -2, फिर था +2, मतलब +2 कांस्टेंट करंट था, फिर -2 था, है कि नहीं, ऐसा करके था। तो वहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इक्वेशन लिखिए, फिर जो रूट मीन स्क्वायर का अल्टरनेटिंग करंट में जाके देखना, जहाँ पे आरएमएस करंट होगा ना वहाँ पे उसका डेफिनीशन हम लिखे होंगे, उसमें जाके सब्स्टिट्यूट करना है, बट वो अपने काम का नहीं है। क्लियर है।